नमस्कार साथियों, वेलकम। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आरएस जंक्शन पर। तो आज हो गई है दिनांक 25 अगस्त। शुरुआत करते हैं आज के हमारे करंट अफेयर्स के इस अंक की। आरएएस और एसआई जैसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थी इससे लाभान्वित हो सकते हैं। और हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में हमारा कंटेंट आपको अवेलेबल है। पीडीएफ टेलीग्राम पर है। क्लास अच्छी लग रही है, लाइक शेयर करें और रोजाना क्लास देखने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए, तो शुरुआत करते हैं आज की हमारी कक्षा की। बहुत इंपॉर्टेंट जो एक डॉक्यूमेंट जो है अभी हाल ही में रिलीज हुआ है, और ये डॉक्यूमेंट आपको आगामी परीक्षा में 100%, क्या बोल रहा हूं मैं, 100% प्रश्न जो है दे करके जाएगा। तो विजन डॉक्यूमेंट विकसित राजस्थान @2047, ये नाम याद कर लीजिए, विकसित राजस्थान @2047। इसको मंजूरी दे दी है हमारे कैबिनेट ने। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। और इस डॉक्यूमेंट से मान के चलो आपको हर बार प्रश्न पूछे जाएंगे। हर बार यहाँ से जुड़े हुए, चाहे इसके लक्ष्य हों, चाहे इसका रोड मैप हो, चाहे इसके जो संकल्प हैं उनसे जुड़े हुए बहुत से प्रश्न आएंगे। तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए आगामी पूरे साल, क्योंकि ये विजन डॉक्यूमेंट है और ये दोबारा नहीं आएगा। इसी में से अब आगामी सभी परीक्षाओं में बहुत से प्रश्न होंगे। इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा ये कवर करेगा। वैसे तो जो पूरा डॉक्यूमेंट है वो 150 से भी ज्यादा पेजेस का है, और वो आपको अवेलेबल है। आप गूगल पे सर्च कीजिए, वहां से ये आपको मिल जाएगा। तो इसमें कुछ बेसिक्स जो दिए हैं उनको मैंने कवर किया है। जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनाने वाली चीजें हैं उनको मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हमारा जो क्षेत्रफल है 3,42,000 वर्ग 3,42 लाख वर्ग किलोमीटर, हम सभी जानते हैं। कुल भूमि का 10,41 है देश के स्तर पे, और जनसंख्या का 5,66% हमारा हिस्सा है। ठीक है, वर्तमान में हम 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो अगर हम क्रम में जमाने लगे राजस्थान की अर्थव्यवस्था को, तो हम 7वें नंबर पे इसमें आते हैं। ठीक है, हमारा लक्ष्य 2028-29 तक 197 बिलियन डॉलर से बढ़ा करके 350 बिलियन डॉलर। तो देखो, अभी हमारी वर्तमान में जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसका आकार कितना है, जीडीपी के आधार पर अगर हम देखें तो 197 बिलियन डॉलर। राजस्थान की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, देश की बात करें तो 4.13 ट्रिलियन डॉलर के करीब जो है हमारी अर्थव्यवस्था है, और अभी वर्तमान में राजस्थान की 197 बिलियन डॉलर के करीब है। हम चाहते हैं कि 2028-29 तक ये कहां पहुंच जाए, 350 बिलियन डॉलर। तो अब की बार का जो इकोनॉमिक रिव्यू था उसमें भी इस लक्ष्य को दिखाया गया था, 350 बिलियन डॉलर बनाने के लक्ष्य को। और जब 2047 आएगा, अर्थात जब हम आजादी का 100वां वर्ष मना रहे होंगे, तब हमारी अर्थव्यवस्था को हम 4.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं। मतलब आज हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था का आकार है उतना आकार हम अपनी राजस्थान की अकेली अर्थव्यवस्था का करना चाहते हैं। कब तक, आपके 2047 तक। तो हमारे जो केंद्र सरकार है उसने भी विकसित भारत @2047 करके और एक जो है पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट दिया है जो बेसिकली ज्ञान पर आधारित है। ठीक है, किस पर आधारित है, ज्ञान पर आधारित है। अब ये ज्ञान क्या है, तो ये आप गूगल पे सर्च कीजिए और मुझे बताइए कमेंट करके, ताकि आप कितने एक्टिव हैं और क्लास में कितने पार्टिसिपेटरी हैं उसका पता चल सके। ठीक है, तो ज्ञान लगभग 4 अलग अलग क्षेत्र हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, पहला मैं बता दूंगा आपको, पहला है ग्रामीण, बाकी क्या है वो आप खुद अपने स्तर पे निकालिए। ठीक है, आगे देखिए, राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन, जिसको हम रीति कह सकते हैं शॉर्ट में, तो इसकी स्थापना की गई थी ताकि राज्य को आने वाले समय में किस रोडमैप पर काम करना है, कैसे आगे बढ़ना है, उस पर बात की जा सके, सलाह दी जा सके। तो जैसे नीति, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया करके हमारा जो एक संगठन है, थिंक टैंक के रूप में काम करता है, वैसे ही रीति राजस्थान में थिंक टैंक के रूप में काम करता है। और ये रीति नीति आयोग के साथ में मिलकर के उसने ये दस्तावेज तैयार किया है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को इसमें दर्शाने की बहुत कोशिश की गई है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये जो डॉक्यूमेंट है ये बताएगा कि कैसे हम आर्थिक किन मुद्दों पर प्राथमिकता रखें, हमारे शासन में क्या सुधार होने चाहिए, और सामाजिक कल्याण के किन किन पहलुओं पर हमको काम करना चाहिए। हमारी आज क्या क्षमता है, हमारी अवसंरचना जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कैसे डेवलप करना है, हमारे मानव संसाधन उनकी क्या स्थिति है। ठीक है, इन सब का मूल्यांकन ये करेगा, और फिर आगे हमें कैसे एक लचीला, समावेशी और प्रगतिशील राजस्थान बनाना है
उसकी रूपरेखा, उसका फ्रेमवर्क ये हमको देता है। तो हर सेक्टर में हम कैसे डेवलप करेंगे, आगे बढ़ेंगे, वो सारा बताता है। 10 संकल्प इसमें लिए गए हैं। 10 संकल्प में पहला तो वही है जो हमने मूल देखा, $350 बिलियन और उसके बाद $4.3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना 2028-29 और 2047 में। इसके बाद अवसंरचना का विस्तार, चाहे वो सड़क हो, रेलवे हो, हवाई अड्डे हो या फिर हमारे शहरों की अवसंरचना है। इसके बाद में बात आती है जीवन स्तर की गुणवत्ता में वृद्धि। तो ये कब होगा? जब नागरिकों को बेहतर परिवहन, बेहतर जल, बेहतर इलेक्ट्रिसिटी, बेहतर सुविधाएं हर प्रकार से सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में मिले। उसके बाद हमारे कृषि विकास के लिए सतत और प्रौद्योगिकी आधारित समाधान, मतलब एक तो हो सस्टेनेबल, ऐसा नहीं है कि हम रासायनिक खाद और बाकी चीजों का प्रयोग करके हमारी पृथ्वी को बिगाड़ रहे हैं और हमारी कृषि को नकारात्मक भेज रहे हैं। और दूसरा, जलवायु परिवर्तन के लिए वो सतत हो। तो जलवायु परिवर्तन से अनुकूल होते हुए टेक्नोलॉजी बेस्ड, क्योंकि टेक्नोलॉजी का इंटरवन बहुत ज्यादा होता जा रहा है, उसके अनुरूप ही आगे बढ़े। उद्योगों की बात करें तो उसमें विकास भी हो और निवेश भी बढ़े, उस चीज को लेकर के, ताकि हमारा आज जैसे हम देखते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था में हमारे औद्योगिक क्षेत्र का जो एक तरह से हम देखते हैं 27 से 29% के बीच में ही योगदान होता है, इसको बढ़ा करके 35% तक करना और कृषि के योगदान को कम करना। ठीक है, तो इसमें समग्र रूप से भी बढ़े और विनिर्माण का, क्योंकि विनिर्माण रोजगार देने में प्रमुख है, कृषि क्षेत्र रोजगार नहीं दे पाता इतना, तो इसलिए हम इस क्षेत्र को बढ़ाना चाहते हैं। इसके बाद में पर्यटन, कला, संस्कृति, क्योंकि हमारे पास में बहुत ही रिच धरोहर है, हमारे पास राजपूताना की एक लंबी चौड़ी विरासत है, संस्कृति है, उसका प्रयोग करके, क्योंकि वैसे भी अभी उसका योगदान बहुत है, 5% से भी ज्यादा योगदान हमारा टूरिज्म का है, उसको देखना। हरित विकास और पर्यावरणीय सततता को बढ़ावा देना, तो क्लाइमेट जो है उसको बरकरार रखते हुए हमारा जो इकोलॉजी है उसको बचाना। हमारे जो भी अलग अलग प्रकार की सामाजिक संरचना है, शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल, इन पर काम करते हुए मानव संसाधन को तैयार करना, क्योंकि बाकी हमारे भौतिक संसाधनों का उपयोग मानव संसाधन की दक्षता पर निर्भर करता है। कमजोर वर्ग जो भी हैं, चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों, महिला हों, दिव्यांग हों, उन सबको सामाजिक सुरक्षा को और बेहतर करना। सुशासन और डिजिटल परिवर्तन के माध्यम से प्रभावी सेवाएं देना, ये सारे के सारे कदम यहाँ पर उठाए जाएंगे। ये संकल्प इसके अंतर्गत रखे गए 10। इसके बाद आता है कि हम आधार स्तंभ क्या है, कौन कौन से पिलर्स हैं। जो भी हमारे पिलर्स हैं उनको हम देख लेते हैं। तो पिलर्स कितने हैं हमारे? टोटल 6। पहला है 100% साक्षरता और हर बच्चे को शिक्षा मिले, पहला। दूसरा है स्वास्थ्य सेवाएं सबको मिले। तीसरा है जल प्रबंधन बेहतर हो। चौथा है हमारा शहर स्मार्ट हो और पर्यावरण अनुकूल वहां पर अवसंरचना हो। पांचवा पर्यावरण संरक्षण और छठा युवा और महिलाओं का सशक्तिकरण। इन सब पर, इस आधार स्तंभों पर हम काम यहाँ पर करने वाले हैं। फिर आता है रोड मैप कि हम यहाँ पर कैसे बढ़ेंगे आगे। तो 4 थीम इसमें दी गई है, थीम ABCD। ए बात करती है जन कल्याण और सशक्तिकरण की, समाज के। बी बात करती है विकास, समृद्धि का निर्माण और रोजगार सृजन की। सी बात करती है भविष्य को लेकर के, भौतिक अवसंरचना, सतत विकास को। और डी बात करती है जो भी सहायक आधार है, चाहे वो नीति हो, चाहे वो फाइनेंस कहाँ से आएगा और गवर्नेंस कैसी होगी। तो ये 4 थीम पर बेस्ड आपका विकसित राजस्थान का रोड मैप रहने वाला है। ये मैंने मोटी मोटी बात कर दी आपके जो विकसित राजस्थान @2047 का जो रोड मैप है उसके बारे में, उसके संकल्पों के बारे में, इसके उद्देश्यों के बारे में। आपके 90% से ज्यादा प्रश्न सीधे सीधे यहां से कवर हो जाएंगे और बाकी बचे हुए 10% प्रश्न आपके जो पूरा डॉक्यूमेंट है उसमें बहुत सी योजनाओं, बहुत से रोड मैप, टारगेट्स क्या है हमारे, उन सबको आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों एक नीति को भी मंजूरी दी गई कैबिनेट के द्वारा, जो 24 अगस्त को कैबिनेट बैठक हुई उसमें। तो नगरीय क्षेत्रों में भूमि का आवंटन कैसे हो, अर्थात नगरीय क्षेत्रों में अलग अलग वर्गों को जो भूमि सरकार देती है उसमें कुछ बदलाव करने के लिए एक नई नीति सरकार ला रही है, जिसमें चाहे वो सार्वजनिक, सामाजिक, धार्मिक या चैरिटेबल संस्थान हो, ट्रस्ट हो, निजी निवेशक, कंपनियां, शैक्षणिक, चिकित्सकीय, औद्योगिक, व्यावसायिक और पर्यटन इकाइयां, इन सभी को जो भूमि दी जाती है, मतलब सरकार अलॉट करती है कई बार भूमि बहुत कम दरों पर, तो वो रियायती दरों पर भूमि देने का जो तरीका है उसका एक मानक हो। उस मानक के आधार, ऐसा नहीं कि सरकार की जब मन में किसी भी निजी व्यक्ति को जो है औने पौने दामों पर भूमि दे दी, नहीं, इस मानक के आधार पर यहाँ पर काम किया जाएगा। तो इसमें कहा गया है कि इस तरह के सामाजिक उपयोगों के लिए भूमि आवंटन जो है
वो जो डीएलसी की दरें होती है उनका 40% पर किया जाएगा। मतलब अगर 100 रुपए डीएलसी दर है तो ये 40 रुपए न्यूनतम उनसे लिए ही जाएंगे, किसी को भी मुफ्त में या इस तरह से भूमि अब नहीं दी जाएगी। ये इस नीति में व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही रीको एवं आवासन मंडल को अविकसित भूमि कृषि डीएलसी दर पर दी जा सकेगी। तो जो भी एग्रीकल्चर डीएलसी रेट हमारी होती है उस पर रीको को अलॉट किया जा सकेगा। राजकीय विभागों को उनकी गतिविधियों के लिए एक लिमिटेड भूमि निशुल्क दी जाएगी। तो जैसे मान लीजिए कहीं पर हमें अस्पताल बनाना है, सरकारी, प्राइवेट नहीं, इसी तरह आपको कहीं पर विद्यालय खोलना है, तो उनके लिए एक मापदंड निर्धारित किया जाएगा कि इतनी भूमि जो है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। पर्यटन, आईटी उद्योग, इनके लिए भी भूमि आवंटन राज्य सरकार के से स्वीकृति लेकर के किया जा सकेगा। और जो हमारी पुरानी 2015 की नीति है उसको ये प्रतिस्थापित करेगी। हालांकि इसके द्वारा किसी भी आवासीय परियोजना, वाणिज्यिक परिसर, रिटेल फ्यूल स्टेशन, गैस वितरण प्रोजेक्ट, गैस गोदाम या रेड कैटेगरी के उद्योग को किसी भी स्थिति में भूमि का आवंटन नहीं किया जाएगा। ये नीति जो है ये मूलभूत रूप से जो ऊपर हमने कैटेगरीज बताई थी उसी भूमि के लिए लागू होगी। ठीक है, तो ये आपको अब ध्यान रखना है। नेक्स्ट एक और नीति जो लागू की गई वो है हमारे राज्य में एरो स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए। एरो स्पोर्ट्स क्या होते हैं? तो एरो स्पोर्ट्स वो सारी गतिविधियां हैं, एडवेंचर गतिविधियां हैं जो बेसिकली आपके वायुयानों के माध्यम से की जाती है। तो राज्य में बहुत सी छोटी छोटी हवाई पट्टियां हैं जो वर्तमान में चूंकि वहां कोई बड़ा कोई हवाई अड्डा नहीं होने की वजह से उनका उपयोग नहीं हो रहा है। ऐसे में उनका उपयोग करने, उनका अवसंरचनात्मक सुधार करने और राज्य में साहसिक एरो स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए ये नीति लाई गई है। तो इसके तहत क्या होगा, भूमि का जो लीज शुल्क है, मतलब लीज पे दिया जाएगा भूमि को, जो भी भूमि हमारे पास में इस तरह की पट्टियों की है, तो जो भी कोई प्राइवेट कंपनीज वहां पर अपने एडवेंचर स्पोर्ट्स को शुरू करना चाहती है, एरो स्पोर्ट्स को शुरू करना चाहती है, जैसे कि उसमें स्काई डाइविंग हो सकती है और बाकी बहुत सी चीजें, तो उसके लिए 100 रुपए प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष और कंसेशन शुल्क 6 लाख रुपए प्रति एयर स्ट्रिप प्रति वर्ष इसमें होगा। पहले 5 वर्षों तक दरों में 5% और फिर छठे और उससे 20वें वर्ष तक 10% वृद्धि इसमें की जाएगी। लीज अधिकतम 20 वर्ष के लिए दी जाएगी और अधिकतम 2000 वर्ग मीटर की भूमि ऐसे खेलों के लिए सरकार के द्वारा लीज पर दी जाएगी, परमानेंट नहीं, लीज पर। तो लीज पर भूमि आवंटन की एक नई नीति आने वाली है। तो ये 2 नीतियों को अनुमोदन किया है किसने? हमारे राज्य सरकार की कैबिनेट ने। नेक्स्ट देखते हैं, इसी बैठक में आपके एक तो राजस्थान मंडपम के निर्माण और एक जीसीसी टावर के निर्माण की बात कही गई है। और ये कौन करेगा? एनबीसीसी। तो एनबीसीसी क्या है? एनबीसीसी एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जो है कंपनी है, एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड। उसके माध्यम से आपका जो B2 बाईपास है जयपुर में, वहां पर रीको की लगभग 95 एकड़ भूमि पर एक तो राजस्थान मंडपम डेवलप होगा, एक ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर डेवलप होगा और एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टावर का निर्माण होगा। ठीक है, इसके अलावा और भी जैसे 5 स्टार होटल्स होंगे, 4 स्टार होटल होंगे, आवासीय और वाणिज्यिक टावर यहाँ पर बनाए जाएंगे। कुल 3700 करोड़ रुपए यहाँ पर खर्च होंगे, जिसमें से 635 करोड़ रुपए राज्य सरकार द्वारा दिए जाएंगे। ठीक है, और परियोजना अगले 30 माह के अंदर अर्थात 2.5 साल के अंदर पूर्ण करने का प्रयास यहां पर किया जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है, इसको भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। नेक्स्ट देखते हैं, एक कारखाना संशोधन विधेयक 2025 लाया जाएगा। हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में वर्तमान में कारखाना अधिनियम 1948 है। ये अधिनियम बेसिकली क्या करता है, तो जितने भी कारखानों में काम करने वाले मजदूर हैं उनके काम की शर्तों को, उनके लिए क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए, उनके लिए किन नियमों का पालन होना चाहिए, उन सब की जानकारी हमको इस अधिनियम में मिलती है। और उसमें ही कुछ बदलाव किए जा रहे हैं, जैसे कि अब साप्ताहिक कार्य समय 48 घंटों में उनकी दैनिक कार्य अवधि अधिकतम 9 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे कर दी है। मतलब पहले अधिकतम 9 घंटे ही कोई मजदूर काम कर सकता था, लेकिन अब नियमानुसार वो 10 घंटे तक काम कर पाएगा। और विश्राम से पूर्व की अधिकतम अवधि को 5 घंटे से बढ़ाकर 6 घंटे कर दिया। मतलब जब ब्रेक होगा उस ब्रेक से पहले 6 घंटे लगातार कोई भी मजदूर काम यहाँ पर अब कर सकता है, उसको गलत नहीं माना जाएगा। इसके अलावा दोनों को मिलाकर के कारखाना श्रमिकों की अधिकतम समय की सीमा 10.5 घंटे पहले हुआ करती थी, जिसको अब 12 घंटे करने की बात कही। तो बिना विश्राम के 10 घंटे और विश्राम सहित अगर देखें तो 12 घंटे यहां पर करने की बात कही गई है।
तिमाही में जो ओवर टाइम कर सकते हैं वो अधिकतम होगा 144, मतलब 3 महीने में 144 घंटे अधिकतम ये क्या कर सकेंगे, ओवर टाइम कर सकेंगे। लेकिन इसके लिए श्रमिकों की सहमति जरूरी होगी। महिला श्रमिकों के लिए कहें तो वो भी अगर उनको सुरक्षा शर्तों के साथ लिखित में उनकी सहमति ली जाए तो रात्रिकालीन पारी में शाम को 7 बजे के बाद और प्रातः 6 बजे से पूर्व उनसे काम करवाया जा सकेगा। तो ये कुछ नए परिवर्तन किए जा रहे हैं कारखाना संशोधन विधेयक 2025 के द्वारा, जिसको अनुमोदित किया गया है और ये जल्दी ही आपके विधानसभा में आएगा। कुछ सोलर ऊर्जा के विकास के लिए भी सरकार ने भूमि जो है वो RVUNL, ठीक है, उसको देने की बात कही है। RVUNL क्या है, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। तो इसको जैसलमेर और बीकानेर जिले में सोलर एनर्जी प्लांट्स लगाने के लिए यहां भूमि आवंटित की है। कहां कहां की है? जैसलमेर जिले की रामगढ़ तहसील में 5000 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क स्थापित होगा, ठीक है। इसी तरह से 2700 मेगावाट का सोलर पार्क स्थापित होगा, तो 2 सोलर पार्क। तो रामगढ़ तहसील में 5000 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क, ठीक है, और 2700 मेगावाट सोलर पार्क, ये 2 के लिए यहां पर भूमि इसमें आवंटित की गई है। जैसलमेर के ही फतेहगढ़ तहसील में भी 12500 मेगावाट सोलर पार्क के लिए भूमि और फिर 6200 मेगावाट सोलर पार्क के लिए ये भूमि इसमें अलॉट की गई है, ठीक है। तो आपको जगह तो कम से कम याद रखनी चाहिए कि कहां कहां पर ये अलॉटमेंट किया जा रहा है। इसी तरह बीकानेर में भी छोटे छोटे कई जो हैं उनके लिए पावर प्लांट्स के लिए भूमि अलॉट इसमें की गई है। चलिए अब खेलों की बात करते हैं। तो एक यूथ वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप का आयोजन हाल ही में हुआ, कहां पर? कनाडा में। और कनाडा में इसमें भारत के तीरंदाजों ने इतिहास रचा। एक अंडर 18 की कैटेगरी, मतलब 18 वर्ष से कम आयु वर्ग की कंपाउंड पुरुष टीम इवेंट, मतलब पूरे 3 हमारे खिलाड़ी थे जिन्होंने इस टीम में स्पर्धा में भाग लिया और फाइनल में अमेरिका को 222 अंकों से हराया। और मजे की बात यह थी कि इस टीम में 2 खिलाड़ी अपने जो है राजस्थान के थे, ठीक है। तो मोहित दागर, योगेश जोशी और देवान सिंह, इन 3 खिलाड़ियों में से योगेश जोशी और देवान सिंह कहां से हैं? राजस्थान से हैं। तो राजस्थान के खिलाड़ी होने की वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूथ आर्चरी वर्ल्ड चैंपियनशिप कहां पर हुई है? कनाडा में। उसमें हमने अमेरिका को हरा करके स्वर्ण पदक अपने नाम किया है कंपाउंड टीम स्पर्धा में, ठीक है, ये आप याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, यशस्वी राठौड़ जो कि राजस्थान की निशानेबाज है, ठीक है, उन्होंने एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में 2 पदक जीते हैं, 1 गोल्ड और 1 सिल्वर। तो अब आपको मैं रेगुलर कुछ ना कुछ बढ़ाता जा रहा हूँ, खास करके अगर एशियन शूटिंग चैंपियनशिप की बात करें, ठीक है। पहले हमने नरुका के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद में हमने एक और खिलाड़ी के बारे में पढ़ा। तो रेगुलर जो जो नाम आ रहे हैं आप पढ़ते जाइए और लास्ट में फाइनल आप अपना कर लीजिए कि इस चैंपियनशिप में हमने कल कहाँ कहाँ पर कितने पदक जीते। तो सीनियर वर्ग अलग है, यूथ वर्ग अलग है, इस तरह से। तो यहाँ पर 1 गोल्ड इन्होंने जीता और 1 सिल्वर, किसमें? जूनियर कैटेगरी में, ठीक है। कजाकिस्तान के शिमकेंट में ये चल रही है, पहले भी मैं बता चुका हूं, ठीक है। यशस्वी ने पंजाब के हरमिंदर लाली के साथ में जो युगल स्पर्धा है उसमें स्वर्ण जीता और व्यक्तिगत स्कीट स्पर्धा में रजत पदक जीता है, ठीक है। और गोल्ड मेडल किसने जीता था इसका? मानसी रघुवंशी ने। तो हमारे भारत की ही मानसी है जिन्होंने गोल्ड जीता और उसका रजत पदक राजस्थान की यशस्वी राठौड़ ने जीता है। और भी खिलाड़ी हैं जिन्होंने जीता है, जैसे कि राजवीर सिंह राठौड़, इन्होंने यूथ स्कीट में सिल्वर मेडल अपने नाम किया, ये भी राजस्थान के हैं। तो राजस्थान को कुल मिलाकर के 1 गोल्ड मिल चुका है, 1 सिल्वर मिल चुका है जूनियर में, और यूथ वर्ग में 1 सिल्वर हमको मिल चुका है। इससे पहले जैसा मैंने बताया अनंतजीत सिंह नरूका ने भी यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता है एशियन चैंपियनशिप में सीनियर वर्ग में। तो सीनियर, जूनियर और यूथ 3 अलग अलग वर्गों में ये प्रतियोगिता आपके हो रही है। महिला टीम स्पर्धा में ही राजस्थान की माहेश्वरी चौहान ने कांस्य पदक जीता है और जैसा मैंने बताया था राजस्थान के गिरीश गुप्ता ने यहाँ पर यूथ वर्ग में स्वर्ण पदक वो पहले जीत चुके हैं। तो बहुत सारे खिलाड़ियों के नाम अब आपके सामने हो गए, आपको कैटेगराइज करना है सीनियर, यूथ, जूनियर, इनमें कौन कौन क्या जीत रहा है। तो फाइनल मैं भी करवा दूंगा जब पूरी प्रतियोगिता हो जाएगी, उसके बाद में राजस्थान के सभी खिलाड़ियों की टेबल हम देख लेंगे ताकि आपका कोई कंफ्यूजन नहीं रहे कि कौन सा खिलाड़ी क्या जीत रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, अब कुछ स्पेस से रिलेटेड और डिफेंस से रिलेटेड बहुत से करंट अफेयर्स हम देखते हैं, तो वो इंडिया लेवल के होंगे। पहला है इसरो अर्थात इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने हमारा जो गगनयान मिशन है जिसके अंतर्गत हम 4 फ्लाइट्स भेजने वाले हैं अलग अलग। पहले 2 हम बिना किसी व्यक्ति के फ्लाइट्स भेजेंगे, फिर उसके बाद में एक फ्लाइट होगी हमारी जिसके अंदर हम
व्योम मित्र को भेजेंगे और फिर उसके बाद में जब सब सक्सेसफुल हो जाएंगे तो हम हमारे अंतरिक्ष यात्रियों को वहां पर भेजने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए एक एयर ड्रॉप टेस्ट किया है। एयर ड्रॉप टेस्ट क्या होता है? एयर ड्रॉप टेस्ट बेसिकली जो है इसका नाम क्या है? IADT-01। ठीक है, तो इसरो एयर ड्रॉप टेस्ट 01। इसमें क्या है कि आप जानते हैं कि जब जो मॉड्यूल जाता है, क्रू मॉड्यूल जो जाता है अंतरिक्ष में, वो जब वापस रिटर्न होता है तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का प्रयोग करके और पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है। तेजी से वायुमंडल में आता हुआ ये जो हमारा क्रू मॉड्यूल होता है, ये क्या करता है? एक स्थिति में आने के बाद में अपने पैराशूट्स को ओपन करता है और अपनी स्पीड को कम करता है और अंत में ये क्या करता है? स्प्लैश करता है। क्या करता है? स्प्लैश। स्प्लैश का मतलब होता है ये पानी के अंदर आकर के कहीं पर गिरता है और फिर वहां से इसको रिकवर किया जाता है हमारी उस ग्राउंड टीम के द्वारा जो उस समय डिप्लॉय की जाती है हमारे समुद्रों में। तो नेवी जो है वो इसको क्या करती है? वापस से रिकवर करती है। तो इस तरह के एयर ड्रॉप टेस्ट के लिए हमारे जो चिनूक हवाई हेलीकॉप्टर हैं, चिनूक हेलीकॉप्टर को 4 किलोमीटर ऊपर भेजा गया और वहां से इस क्रू मॉड्यूल को ड्रॉप कर दिया गया और ये देखा गया कि हमारा इसका जो पैराशूट है क्या वो टाइम से खुल रहा है, क्या सही तरीके से ये स्प्लैश कर रहा है पानी में, ठीक है, और क्या उसमें बिल्कुल तरीके से उसकी पूरी जो सीलिंग है या पैकिंग जो है वो सही तरीके से है, कहीं उसमें कोई नुकसान तो नहीं हो रहा। ये सारी चीजें इसमें देखने का काम किया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें आपके इसरो, वायुसेना, DRDO, नौसेना और कोस्ट गार्ड सब मिलकर के इसमें इन्होंने इस सफल परीक्षण को किया है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, एक इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम बनाया जा रहा है, IADWS। देखो अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं उन्होंने 15 अगस्त को लाल किले से बोला था कि हम सुदर्शन चक्र मिशन पे काम करेंगे। सुदर्शन चक्र मिशन क्या करेगा? न केवल इनकमिंग थ्रेट्स जो भी हमारे एयर से आएंगे उनको नष्ट करेगा, बल्कि उनको प्रत्युत्तर भी देगा। ठीक है, तो दोनों ही काम इस सुदर्शन चक्र में होंगे। मैं पहले भी इस पे आपको बात कर चुका हूं। तो इसी के लिए एक पार्ट है इसका। तो ओडिशा के तट पर हमने इस इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम का पहला टेस्ट किया है। और ये क्या है? ये एक मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम है। मतलब ज्यादा दूरी के, मध्यम दूरी के, बहुत नजदीक के और फिर ड्रोन्स के लिए अलग अलग स्तर पर हमारे अलग अलग मिसाइल्स हमारे पास है। जैसे कि अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा दूरी के लिए हमने स्वदेशी क्विक एक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, जिसको हम QRSAM कहते हैं, तो ये ज्यादा लंबी दूरी की मिसाइलों के लिए है। ठीक है, फिर उसके बाद में एडवांस्ड वेरी शॉर्ट एयर डिफेंस सिस्टम, VSHORADS। ठीक है, ये हमारी मध्यम दूरी की, मतलब लंबी दूरी के बाद में मध्यम दूरी के लिए जो भी टारगेट्स हैं, अगर मान लो लंबी दूरी वाले से बच जाते हैं तो मध्यम दूरी वाला उसको नष्ट कर देगा। फिर उसके बाद में हाई पावर लेजर बेस्ड डायरेक्ट एनर्जी वेपन, तो जो लेजर बेस्ड है वो यहां पर काम करेगा फिर और नजदीक आने के बाद में। इस तरह से इसमें अलग अलग जो है लेवल्स हैं और ये इस तरह से एक साथ कोई स्वाम अटैक अगर होता है, स्वाम अटैक क्या होता है? मतलब आप एक साथ बहुत सारे ड्रोन्स को अगर किसी जगह पर छोड़ दें तो फिर मल्टीपल टारगेट्स को पहले ट्रैक करना होता है, एनालिसिस करना होता है, उनको लॉक करना होता है और फिर उन पर टारगेट पर अटैक करना होता है। तो ये पूरा का पूरा काम हमारे इन स्वाम के खिलाफ हम करने वाले हैं। ये पूरा का पूरा ये सिस्टम है IADWS। तो ये सिस्टम अगर सफल हो गया, चूंकि हो चुका है, तो इसकी वजह से अभी हमारे पास जो इगला और CIWS, जो इगला जैसे हमने रूस से और बाकी जो देशों से हमने ले रखे हैं, इन जो सिस्टम है उन पर हमारी निर्भरता कम हो जाएगी। स्वदेशी रूप से हम अपने सिस्टम पर रिलाई कर पाएंगे, भरोसेमंद होगा। अभी हमारे पास में एक आकाश तीर भी है। आकाश तीर क्या है? AI बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है। ठीक है, और भारतीय सेना ने इसको ऑपरेशन सिंदूर के दौरान काफी काम में भी लिया था। ठीक है, जिसको DRDO, इसरो और बेल ने संयुक्त रूप से डिजाइन किया है। तो आकाश तीर भी एक तरह का क्या है? AI बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है। ये लो लेवल एयर स्पेस की निगरानी करता है। ठीक है, और ग्राउंड पर इसके कुछ वेपन होते हैं जो तुरंत क्या करते हैं? अटैक करते हैं और टारगेट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, बहुत ही ज्यादा निचले स्तर पर अगर हो तो ये आकाश तीर पहले से हमारे पास अभी मौजूद है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, सबमरीन्स पर हम लगातार काम कर रहे हैं। बार बार मैं आपको सबमरीन्स के बारे में कुछ ना कुछ बताता रहता हूं। तो अब जर्मनी के साथ में मिलकर के हम 6 नए सबमरीन खरीदने वाले हैं। तो जर्मनी की एक कंपनी है, ठीक है, जर्मन कंपनी थिसेनक्रूप मरीन सिस्टम्स, इसके साथ में हम AIP आधारित, क्या AIP आधारित, AIP क्या है? एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम,
अर्थात क्या होता है कि जो डीजल चालित पनडुब्बियां होती है उनको बार बार हवा लेने के सांस लेने के लिए कहाँ आना पड़ता है, सतह पे आना पड़ता है। और इस वजह से उनकी जो सुभेद्यता है वो काफी ओपन हो जाती है, मतलब उनको कोई भी ट्रैक कर सकता है। अगर जितनी गहराई में रहेंगी उतना बेहतर है। तो उसी के लिए हम क्या कर रहे हैं, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम वाली नई जो है पनडुब्बियां बनाने की बात कर रहे हैं। और इसीलिए मझगांव डॉकयार्ड इसके साथ मिलकर के काम कर रहा है और इसका नाम है प्रोजेक्ट 75 इंडिया। तो प्रोजेक्ट 75 इंडिया के तहत भारत में ही ये पनडुब्बियां बनेगी। ठीक है, इसमें पूरी मदद हमको मिलने वाली है, कहाँ से, जर्मनी से। 70,000 करोड़ की ये डील होने की बात है और जल्दी ही इनको हम तैयार कर लेंगे। अभी हमारे पास स्कॉर्पियन क्लास की कलवरी पनडुब्बियां हैं, कलवरी क्लास हम उनको बोलते हैं, और ये डीजल इलेक्ट्रिक है। लेकिन जल्दी ही इनमें फ्यूल सेल बेस्ड एआईपी जो है वो इसमें लगाए जाएंगे और इस तरह से हमारी ये नई 6 सबमरीन्स तैयार होने वाली है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इसी तरह से डिफेंस में ही हम जो इजराइल है उसकी रैम्पेज नामक जो एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स है उनको खरीदने वाले हैं। तो आपको पता हो तो बहावलपुर और मुरीदके पर जब हमने अटैक किया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, तो इन्हीं मिसाइल्स ने काम किया था, अपना इजरायली रैम्पेज मिसाइल्स ने। ठीक है, और इसीलिए हम इनको खरीदने वाले हैं। लगभग 150 से 250 किलोमीटर की इसकी रेंज है। ये दुश्मनों के कमांड सेंटर्स, एयरबेस, हथियार डिपो, रडार स्टेशन, इन सबको नष्ट कर सकती है। सुपरसोनिक है, मतलब इसकी स्पीड ध्वनि की गति से ज्यादा है, 2 से 3 मैक की स्पीड के साथ ही काम करती है। इनको F-15, F-16, F-35 और भारत के सुखोई 30 MKI जैसे जेट से लॉन्च किया जा सकता है। तो इसीलिए हम ये रैम्पेज मिसाइल, तो रैम्पेज अगर आपको पूछे कि किसकी मिसाइल है, इजराइल के द्वारा निर्मित मिसाइल है। खेलों की बात करें तो वनडे वर्ल्ड कप 2027 का आयोजन होगा दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, और इसी के लिए दक्षिण अफ्रीका ने 8 वेन्यू डिसाइड कर दिए हैं। टोटल 44 मुकाबले 8 शहरों में खेले जाएंगे। ठीक है, और अफ्रीका में, जबकि 10 मैच होंगे नामीबिया, जिम्बाब्वे में। अगर वर्ल्ड कप की हम बात करें तो पिछला वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता था भारत को हरा करके। 2023 में अहमदाबाद में इसका फाइनल हुआ था, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और 4 साल में, हर 4 साल में ये आपके क्रिकेट होता है। तो इसमें फाइनल मुकाबले में भारत को 6 विकेट से हराया था ऑस्ट्रेलिया ने और वो यहाँ पर जीता था। 2 ग्रुप होंगे, प्रत्येक में 7, तो कुल मिलाकर के 14 टीमें आपके यहाँ पर इसमें खेलने वाली है। अगर साउथ अफ्रीका की बात करें तो वो 2009 में चैंपियन ट्रॉफी, T20 वर्ल्ड कप 2007 में और 2003 में वनडे वर्ल्ड कप को होस्ट कर चुका है। इसके अलावा 2 महिला वर्ल्ड कप भी उसने अपने वहां पर आयोजित किए हैं। टोटल 5 वर्ल्ड कप वो अब तक यहाँ पर आयोजित कर चुका है, अलग अलग कैटेगरी में। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे करंट अफेयर्स जिन पर हमने चर्चा की। करंट अफेयर्स थोड़े डायनामिक अलग तरीके के हैं, लेकिन ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। आप फालतू का कुछ भी ना पढ़ें, अपना पूरा समय सही कंटेंट को पढ़ने में लगाएं, क्योंकि बहुत जरूरी है कि आप शार्पनेस के साथ में केवल उसी पर फोकस करें जो आपके काम का है। आरएएस और एसआई जैसी परीक्षाओं में प्रश्नों का लेवल आमतौर पर सामान्य जो पेपर्स हैं उनकी तुलना में बेहतर होता है। तो बेहतरी के साथ ही आपको ये तैयारी भी करनी है, और इसी तैयारी में मदद करता है हमारा आरपीएससी का प्रीवियस ईयर पेपर्स का कोर्स। इस कोर्स के माध्यम से आप जो है केवल मात्र 200 रुपए में 100 से ज्यादा हमारे जो पेपर्स हैं आरपीएससी के उनका लाभ उठा सकते हैं। चलिए, तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। अगली क्लास में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।